ये सब कौन से फेज की है? मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये 2 फेजेस है, ठीक है। उसमें से ये 5 सब स्टेजेस किसकी है? ये 5 सब स्टेजेस किसकी है? याद करो। में भी किसकी? ये किसकी है? ऑडियो ऑन करके बता। मियोसिस 1 में पहली स्टेज कौन सी रहेगी? हाँ, प्रोफेज 1। प्रोफेज की ये 5 सब स्टेजेस है, उसमें से सबसे पहली लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा। इसमें क्या होगा? इसमें मेन इवेंट कौन सा होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल स्टार्ट्स। ठीक है, ये सब चेंजेस किस में हो गए? लेप्टोटीन और लेप्टोनीमा में। सेकंड, झाइगोटीन। ये जितने भी क्रोमोसोम यहां पे अरेंज्ड है, ये सभी क्रोमोसोम अभी पेयरिंग में आएंगे, ठीक है। अब ये जो पेयरिंग रहते हैं इसको क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयरिंग। इसको क्या कहेंगे? होमोलॉगस पेयरिंग। होमो मीन्स सेम। तो ये जो भी पेयरिंग है ये किसके बीच में होंगी? वो क्रोमोसोम जो कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रोमोसोम आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब 46 में से 2 क्रोमोसोम आई कलर को इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, तो आई कलर को इन्फ्लुएंस करने वाले क्रोमोसोम जो है वो साथ में आएंगे। सेक्स क्रोमोसोम जो है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, या दोनों एक्स क्रोमोसोम जो है वो साथ में रहेंगे, ठीक है। सो जितने भी क्रोमोसोम्स है उनमें पेयरिंग होगी, और ये पेयरिंग किस में होगी? वो सब क्रोमोसोम में जो एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ऐसे पेयरिंग को क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयरिंग। अब ये जो भी होमोलॉगस पेयरिंग है ये कितने क्रोमोसोम के बीच में होंगी? 46। मतलब यहां पे कितने होमोलॉगस पेयर बनेंगे? 23, ठीक है। अब लास्ट कल बताया था कि ये जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक तो ऐसे 2 क्रोमेटिड बता सकता है, या जैसे जैसे स्टेज आगे जाएगी वैसे वैसे इससे 4 क्रोमेटिड बनेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमोसोम का। अब जब यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है या फिर 2 क्रोमोसोम अटैच्ड है, अटैच्ड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम पेयरिंग बना रहे हैं, तब उसको क्या कहते हैं? बायवैलेंट। तो ये जो क्रोमोसोम है 2 है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बायवैलेंट। बाय यानी 2, और वो पेयरिंग बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बायवैलेंट क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस पेयरिंग यानी किसके बीच में होंगी? या होमोलॉगस पेयरिंग को और दूसरा नाम क्या देंगे? बायवैलेंट क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये जो भी बायवैलेंट क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग बनाने के बाद इसमें से 4 क्रोमेटिड बनेंगी। तो 4 क्रोमेटिड जब बनती है तो यहां पे 4 आर्म्स है, ओके, और ऐसे क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है। तभी इसी पेयर को फिर से क्या बोलेंगे? दूसरा नाम क्या रहेगा? टेट्रैड। इस पेयरिंग को दूसरा नाम क्या रहेगा? टेट्रैड। तो इसी को टेट्रैड बोलेंगे। क्यों टेट्रैड बोलेंगे? क्योंकि यहां पे एक क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड इन्वॉल्व है। और बायवैलेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है, ठीक है। बायवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि 2 क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो रही है, और ऐसी पेयरिंग को होमोलॉगस पेयरिंग कहेंगे। होमो मींस जो सेम कैरेक्टर के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं वो, ओके। और 4 क्रोमेटिड है, तब इसलिए क्या, तब इसको क्या कहेंगे? टेट्रैड। तो ये जो भी बायवैलेंट और टेट्रैड है ये क्यों बनते हैं? क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। ये जो भी 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं इनके बीच में प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, और प्रोटीन का डिपोजिशन होने की वजह से इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिससे होमोलॉगस पेयरिंग हो रही है, ठीक है, दे बिकॉज देयर इज ए डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। किसमें? बिटवीन बायवैलेंट।
और बिटवीन टेट्राड। तो ये जो भी बाइवैलेंट या फिर टेट्राड है, इन दोनों के बीच में डिपोजिशन होगा किसका? प्रोटीन का। किसके लिए? टू मेक पेयरिंग स्ट्रॉन्ग, टू मेक पेयरिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन का डिपोजिशन होगा और इन दोनों के बीच की पेयरिंग स्ट्रांग होगी और देयर इज अ टेकिंग प्लेस, पेयरिंग टेक्स प्लेस इन दिस फेज, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तब इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। ठीक है, बहुत सारे बुक में इसके ऊपर डायरेक्टली एरो दिखा के क्या बताएंगे कि ये सिनेप्सिस है। सिनेप्सिस ये किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। ठीक है, जब हम न्यूरॉन के बीच में सिनेप्सिस की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज है। ठीक है, यहां जब हम सिनेप्स की बात कर रहे हैं तो वो भी अलग चीज है, बट दोनों केस में दोनों केस में सेम क्या रहेगा कि सिनेप्स कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। सिनेप्स क्या है? ये पूरी प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू यहां पे पेयरिंग हो रही है। ठीक है, सो ये जो भी पेयरिंग हो रही है, ये पेयरिंग की जो प्रोसेस रहेगी उसको क्या कहेंगे? सिनेप्स और सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्स यानी वो उन दोनों के बीच की जो गैप रहती है उसको सिनेप्स कहेंगे, और सिनेप्सिस ये पूरी प्रोसेस जहां पे दो होमोलॉगस की पेयरिंग क्रोमोसोम में क्या हो रही है? पेयरिंग। अब ये पेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पेयरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जितने भी क्रोमोसोम यहां पे प्रेजेंट है उसका रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी क्रोमोसोम है, ये अभी ये डिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन होने वाला है, और रिप्रोडक्शन होने वाला है तो ये जितने भी क्रोमोसोम है ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो हर जनरेशन पहले जनरेशन से बेटर होनी चाहिए, इसलिए क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा वेरिएशन होना इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरिएशन लाने के लिए ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, माइटोसिस में पेयरिंग नहीं होती। माइटोसिस में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं और उससे दो नए सेल बनेगी। मियोसिस में ये जितना भी जीनोम है उसमें पहले पेयरिंग होगी, उसके बाद उसकी मिक्सिंग होगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। ओके, सो जब ये प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया और यहां पे बायोवैलेंट हो गया, किसके प्रोसेस थ्रू? सिनेप्सिस के थ्रू। ओके, तब ये बायोवैलेंट या ये टेट्राड को और दूसरा नाम क्या रहता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सब प्रोसेस से जो कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है यहां पे, इसको क्या कहेंगे? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके, सिनेप्सिस प्रोसेस है और ये दोनों बॉडी के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तब इसलिए उसी को बायोवैलेंट टेट्राड और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक ही चीज को कहेंगे। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, बायोवैलेंट क्यों? क्योंकि दो क्रोमोसोम है। टेट्राड क्योंकि यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व है। और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इनके बीच में प्रोटीन का डिपोजिशन होकर इनकी बॉन्डिंग क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग बनेगी। That's why they are called synaptonymal complex. So there is a formation of synaptonymal complex. Synaptonymal complex. Okay, so ये सब किस में होगा? जाइकोटीन में। यहां पे जो हुआ वो समझ में आया? यहां पे जो भी हुआ वो समझ में आया? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी रहेगी? हर स्टेज का एक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टेज में क्या होगा? कंडेंसेशन। ओके, दूसरे स्टेज में क्या होगा? सिनेप्सिस और फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड स्टेज में क्या होगा? ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, या जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जो भी जीनोम है उसमें से जीन जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और वो मिक्स कैसे होंगे? बाय ओवरलैपिंग क्रोमोसोम। ओके, सो आफ्टर द पेयरिंग ऑल दिस क्रोमोसोम, अब यहां पे ये सबसे पहला पॉइंट, ये जो भी पैचिटीन है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज रहती है किसकी? प्रोफेज की, और बाय डिफॉल्ट पूरे मियोसिस की। क्योंकि टोटल पेयर कितने हैं? 23। एनिमल सेल है, ऑब्वियसली सर्कुलर यहां पे सेल बताइए, मतलब ये क्या है? एनिमल सेल है।
टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 23 पेयर्स बनेंगी, और उन 23 और 20 जितने भी 23 पेयर्स है उन सभी के 2 आर्म्स जो है वो ओवरलैप होंगे। ओके, सो एक क्रोमोसोम, जैसे अभी ये ब्लू और रेड कलर का क्यों बताया, इसका ये मतलब नहीं कि ये अलग अलग है, ये सेम, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है ये नहीं, आपने को समझने में इजी होना चाहिए, इसलिए 2 अलग अलग कलर से बताया। ठीक है, ये 2 अलग कलर के मतलब इसका ये मतलब नहीं कि ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ये दोनों एक ही कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन अपने समझने के लिए कि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है ये समझने के लिए ये 2 अलग अलग कलर के बताया। ओके, सो ये जब जितने भी 23 पेयर्स है वहां पे 2 क्रोमैटिड के आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। अब ये 4 क्रोमैटिड जो एक क्रोमोसोम की है, ये 4 ब्लू वाले और 4 रेड वाले, इन सभी को क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब एक ही सेंट्रोमियर के 4 है तो इन चारों को मिला के क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, और ओवरलैपिंग किसमें होगी, 2 सिस्टर क्रोमैटिड में कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर ये दो ये दोनों क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है तो इसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग हमेशा किसमें होगी, 2 पेयर्स, मतलब 2 अलग अलग क्रोमोसोम और उनके 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। सो ये फेज में क्या होगा, सबसे पहले टेट्राड अपीयर्स क्लियरली, पहले या ये स्टेज में देखो ये दो पेयरिंग में सिर्फ 2 आर्म बताया, ये बीच वाले पेयर में 4 क्रोमैटिड्स बताए। वो क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्रोमैटिड्स एक ही टाइम पे 4 आर्म दिखाना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक पैचिटिन आती है तब तक 2 आर्म से सभी के सभी 4 आर्म दिखाना शुरू करेंगे और उनके बीच में अभी ओवरलैपिंग होगी। ओके, सो देयर इज ए ओवरलैपिंग between 2 non-sister chromatid chromatids of a or of same homologous pair, of same homologous पेयर, एक ही होमोलॉगस पेयर के 2 क्रोमोसोम में ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्रोमोसोम जो 2 यहां पे बताया ये स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्किन कलर और आई कलर के क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग हमेशा किस में होगी, बिटवीन दी सेम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ सेम होमोलॉगस पेयर और सिंपली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए होमोलॉगस पेयर। एक ही होमोलॉगस पेयरिंग जो हो रही है सेम कहेंगे या फिर ऑफ ए होमोलॉगस पेयर। सो ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होमोलॉगस पेयर के बीच में बना है सिर्फ उसी के 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, सो ये ब्लू कलर वाले और रेड कलर वाले एक दूसरे के क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे नहीं है। अब ये जो भी प्रोसेस है, ठीक है, ये जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ये जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी क्या, द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए होमोलॉगस पेयर, उसको क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो पूरी प्रोसेस है जहां पे ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग के बाद ये जो भी जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग होगा उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। क्यों रिकॉम्बिनेशन कहा है, क्योंकि यहां पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स हो रहा है, पहले कंबाइन हुआ उसके बाद अरेंज हुआ, अरेंज होने के बाद ये मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे के साथ, इसीलिए उसको क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि ऑलरेडी कंबाइंड डीएनए सेगमेंट या ऑलरेडी कंबाइंड क्रोमोसोम से फिर से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। ओके,
ये हुई रिकॉम्बिनेशन। अब यहां पे ये जो भी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है ये अर्ली डिप्लोटीन तक चलती रहेगी। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जो है वो अर्ली डिप्लोटीन तक चलती रहेगी। एंड इन केस ऑफ सम ओके वो ठीक है। और ये जहां पर ये जो भी असेंबली बन रही है, ये यहां पे जो भी असेंबली बन रही है, इसको दूसरा नाम क्या रहता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसको और क्या नाम रहेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या कहेंगे? ये जो भी पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है और एक्सचेंज कर रहा है वो हो गया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये क्रोमोसोम के आर्म्स जो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, ये पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? दो आर्म्स को ओवरलैप करने की क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये रिकंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो रिकंबिनेशन कैसे होगा? बाय ओवरलैपिंग और बाय क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये होगी पैचिटीन। उसके बाद नेक्स्ट डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा? ये जितने भी टेट्रैड्स रहते हैं, ओके, ये सभी टेट्रैड क्रोमोसोम का ये जो भी रीजन है वो एक्सचेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये स्टेज में सिर्फ ओवरलैपिंग बताया, ये रेड और ब्लू वाले शेडेड क्यों पोर्शन बताया? क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है, ये समझना चाहिए। सो ये ओवरलैपिंग होने के बाद यहां पे क्रोमोसोम का पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो ये रेड वाला क्रोमोसोम जो है उसके साथ ब्लू वाला क्रोमोसोम अटैच दिख रहा है। दूसरा, ये ब्लू वाला क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर ये रेड वाला सेक्शन एक्सचेंज हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेज में डिप्लोटीन में ये सेक्शन जो है वो ओवरलैप एक्सचेंज हो जाएगा। ओवरलैपिंग के बाद, ये ओवरलैपिंग के बाद जब एक्सचेंज होते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, उसको क्या कहते हैं? कायास्मेटा और कायास्मा। ठीक है, सो देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ कायास्मा। एंड व्हाट इज कायास्मा? अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? कायास्मेटा। कायास्मेटा टर्म डिप्लोटीन में यूज होगी, कायास्मेटा टर्म यहां पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है। हाँ, क्या हुआ? कायास्मेटा फॉर्मेशन। अब ये जो भी कायास्मेटा रहता है ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होगा, वो पता है तुमको। दूसरा पॉइंट, डिप्लोटीन जो रहती है ये स्टेज हॉल्ट हो जाती है किसमें? इन द oocytes ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट यानी कौन से ऑर्गेनिज्म? जिनमें स्पाइनल कॉर्ड रहता है। सो जिनमें भी स्पाइनल कॉर्ड और स्पेसिफिकली वर्टिब्रल कॉलम, दो चीजों में फर्क रहता है। सो जिन भी ऑर्गेनिज्म में स्पाइनल कॉर्ड है और उनमें वर्टिब्रल कॉलम है वो सभी कौन से है? वर्टिब्रेट्स। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट oocytes, oocytes यानी फीमेल गमेट, ये स्टेज जो रहेगी ये हॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, कब तक? जब तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। सो वर्टिब्रेट्स के केस में बाय बर्थ फीमेल में जितने भी oocyte रहेंगे वो सभी डिप्लोटीन स्टेज तक पहुंचेंगे, और तब तक उसके बाद डिप्लोटीन के बाद ये स्टेज आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बाकी जितने भी सेल्स में मियोसिस हो रहा है वो आगे जाएंगे, बट ये स्टेज में वर्टिब्रल oocytes, वर्टिब्रेट्स वाले, नॉन वर्टिब्रेट्स जो है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, बट वर्टिब्रेट के oocyte जो रहते हैं वो इस स्टेज पे रुक जाते हैं। और वो कब रिज्यूम होंगे? जब तक सेक्स हार्मोन बनना शुरू नहीं होता। तो तब जब सेक्स हार्मोन बनेंगे तब इसका मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ये सब हुआ हार्ट। और दूसरा, और इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स, क्योंकि वर्टिब्रेट्स बहुत बड़ा ग्रुप है। आई मीन वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं और मैमल्स भी आएंगे। तो सभी के सभी में हॉल्ट नहीं होगा। कुछ इसमें से कुछ ग्रुप्स जो है या कुछ एग्जांपल, हर ग्रुप में भी कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे जिसमें डिप्लोटीन में हॉल्ट हो जाएगी या डिप्लोटीन में
ये जो स्टेज है ये कुछ महीने तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना इतना इजी नहीं होता है, और ये प्रोसेस जो है वो इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। सो ये जितना टाइम हो सके उतना टाइम लेगी, क्योंकि इसमें अगर क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट ज्यादा या कम एक्सचेंज होता है, या भी ठीक से एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इट मे कॉज म्यूटेशन। दैट्स वाई ये प्रोसेस जो है वो केयरफुली होती रहेगी। ओके, देन लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस। ओके, अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो भी कायस्मेटा है, ये कायस्मेटा पॉइंट पहले यहां पे था, अब वो धीरे 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 टर्मिनल पोजीशन पे आता है। ओके, सो ये स्टेज डिप्लोटिन जब तक खत्म होती है, देयर इज ए बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ और बाइवैलेंट स्टार्ट्स टू रिपेल ईच अदर। ठीक है, बायोवैलेंट जो रहता है वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं डिप्लोटिन खत्म होते होते तक। और ये जो भी रिपेल हो रहा है वो रिपेलिंग कहाँ पे कंटिन्यू होगा, डायकाइनेसिस में। सो ये जो भी प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन occurs। और टर्मिनलाइजेशन यानी क्या, द chiasmata point moves to the terminal end or tip of the chromosome, where chiasmata moves to the tip or terminal end of chromosome। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम। सो ये चीज कहां पे होगी, डायकाइनेसिस में। ठीक है, और इसके अलावा ये जब तक स्टेज आती रहती है, ठीक है, जैसे पैचिटीन तक न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट था, न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा पर न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहता है। डिप्लोटीन में न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और डायकाइनेसिस जब आएगी न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और जैसे यहाँ पे बताया, ये जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पे ओवरलैपिंग बताया, क्रोमोसोम के ऊपर कायस्मेटा पॉइंट बताया, और वो कायस्मेटा पॉइंट अब टर्मिनल पोजीशन पे जा चुका है। यहाँ पे दो सेक्शन एक्सचेंज हो चुके हैं कंप्लीटली, इसके साथ दो होमोलॉगस पेयर के बीच में। सो न्यूक्लियर एनवेलप disappears completely। न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो भी दो सेंट्रियोल थे, एंड सेंट्रियोल मूव्स टू रिस्पेक्टिव पोल। ये जितने भी दो सेंट्रियोल थे वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे होगी, और यहाँ पे याद क्या रखना है, जितने भी रेड कलर के पॉइंट हाईलाइट किए, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होगा, जाइगोटीन में सिनेप्सिस या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, पैचिटीन में जाइगोटीन में सिनेप्सिस होगा, मतलब पेयरिंग होगी, होमोलॉगस पेयरिंग या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा जाइगोटीन में। पैचिटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन में क्या होगा, कायस्मेटा फॉर्मेशन। और डायकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। सो ये सारे चेंजेस होते हैं किसमें, प्रोफेज 1 में। ये 5 सब स्टेजेस किसकी है, दीज आर सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, प्रोफेज 2 में ये 5 सब स्टेजेस नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पे रिकॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं रहती, रिकॉम्बिनेशन की जरूरत सिर्फ यहां पे रहती है। ठीक है, फेज खत्म हो गई। प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, पहली या दूसरी, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम कहां पे आएंगे, नेक्स्ट नीचे। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में जितने भी क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अरेंज्ड हो गए। अब यहाँ पे ये डायग्राम में देखा अपन ने कि दो होमोलॉगस पेयरिंग हुई है और एक्सचेंज हुआ है,
तो ये सारे सेगमेंट्स जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अभी जगह का मैं इसलिए शॉर्ट में निकाला है, क्रोमोसोम शॉर्ट नहीं होते वैसे। ये तो डायग्राम छोटी निकाली तो कहोगे कि क्रोमोसोम शॉर्ट हो गए, ठीक है, जगह नहीं इसलिए वो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा है। ओके, सो यहां पे ये सीक्वेंस हो गया। ओके, सो रेड वाला इधर नीचे है और ब्लू वाला जो आएगा वो ऊपर है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम की पेयर हुई, दूसरी क्रोमोसोम की पेयर यहां पे, तो इसमें भी क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, ये हाईलाइटेड दिखाया। ओके, ओके, और थर्ड पेयर जिसका सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा इधर है। माइक किसका शुरू है, बंद करो। होना है, हाँ, हाँ। सो मेटाफेज में ये जो भी क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर किसके साथ अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर के साथ। और स्पिंडल फाइबर में कितने टाइप के फाइबर प्रेजेंट रहेंगे, 3 टाइप के क्रोमोसोम है, वो पूरे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज्ड हो गए। अटैचमेंट होगी किसकी, एस्ट्रल ट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये तीनों चीजें मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, स्पिंडल एपरेटस। ये जो स्पिंडल एपरेटस बन रहा है ये दोनों क्रोमोसोम को दोनों साइड से अटैच रहेगा। यहाँ पे अभी एक एक क्रोमोसोम इक्वेटर पे नहीं है, पूरी की पूरी पेयर जो है वो इक्वेटर पे है। ओके, नेक्स्ट स्टेज कौन सी रहेगी, एनाफेज। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो भी क्रोमोसोम की पेयर है ये क्रोमोसोम की पेयर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस साइड में क्या है, ये वाला क्रोमोसोम था और ये वाला क्रोमोसोम और ये थर्ड क्रोमोसोम। ओके, वैसे ही दूसरे इस पे ये जो भी एनाफेज में ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है जो पेयर में प्रेजेंट है वो सभी क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट। ओके, सो देयर इज ए मूवमेंट ऑफ homologous chromosome, there is a movement of
क्रोमोसोम, बट यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है क्या? सेंट्रोमियर स्प्लिट होता दिखा है क्या? यहां पे क्या होगी? पेयर जो हुई वो स्प्लिट होगी। जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ती जाएगी, क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पे रीच होते जाएंगे। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम विदाउट स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन of homologous pair, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर। सो होमोलॉगस पेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी और ये जितने भी क्रोमोसोम हैं वो अभी हाफ में डिवाइड होंगे। ओके, सो आधे क्रोमोसोम इधर, आधे क्रोमोसोम इधर। टीलोफेज के स्टेज में ये जितने भी क्रोमोसोम हैं ये अपने अपने अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। सो नेक्स्ट इज अ टीलोफेज 1। ठीक है, टीलोफेज 1 में ये जो भी क्रोमोसोम्स है, कैसे क्रोमोसोम विथ इट्स 4 क्रोमैटिड्स और इट्स ऑल क्रोमैटिड्स moves or reaches its respective pole। ओके, reaches its respective pole। सो यहां पे जो है ये क्रोमोसोम यहां पे आ गया और ये क्रोमोसोम यहां पे। ठीक है, अभी रेड और ब्लू वाला रीजन है वो निकालते नहीं। तुमको पद समझ में आ गया कि पेयर जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। ओके, और सॉरी एक छोटा है ना। सो ये इस तरीके से और इसका सेंट्रोमियर ऐसा है। ओके, सो यहाँ पे ये जितने भी क्रोमोसोम थे वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पे जा चुके हैं। अब ये जाने के बाद दो चीजें हो सकती है। एक, सबसे पहली एनिमल के केस में ये दोनों भी न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगता है और उसके बाद प्रोफेज 1 चलेगी। प्लांट के केस में टीलोफेज के बाद डायरेक्टली मेटाफेज 2 शुरू होती है। प्लांट के केस में जनरली टीलोफेज के बाद डायरेक्टली मेटाफेज 2 शुरू स्टार्ट होती है। वहां पे प्रोफेज 2 जो है वो ऐसे डिस्टिंक्टिव फेज नहीं रहती। एनिमल सेल के केस में धीरे धीरे इसके ऊपर क्या बनता जाए स्टेज। इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये टीलोफेज का एक्सटेंशन बता रहा हूं, ये कोई अलग स्टेज नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझना चाहिए इसलिए अलग से डायग्राम निकाल रहे हैं। Animal cell, there may be a reappearance of nuclear envelope or nucleolus। ओके, दूसरा, कुछ केस में, हमेशा नहीं, कुछ केस में ये जो भी डीएनए है ये डीकंडेंस हो सकता है। मतलब ये फिर से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर से असेंबल हो जाएगा नेक्स्ट फेज के लिए। नहीं तो मोस्टली इसके आगे साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, दो चीजें हो सकती है एनिमल में। साइटोकाइनेसिस जो है एक तो जनरली पूरा होने के बाद, मतलब पूरे न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हो सकता है। प्लांट के केस में ये पहले भी हो सकता है। ओके, सो अगर ये एनिमल सेल है तो यहां पे धीरे धीरे फरो फॉर्मेशन होगा। अगर ये फरो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है मतलब ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1। अगर फरो दिख रहे हैं यहां पे तो ये कौन सी सेल है, एनिमल सेल। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, तो यहां पे डिपेंड करता है, कोई भी केस हो सकती है। एक तो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो सकता है या साइटोकाइनेसिस इनकम्प्लीट होते ही नेक्स्ट मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट के केस में सेल प्लेटफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और प्लांट में न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर नहीं होता।
प्लांट के केस में न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर नहीं होता। न्यूक्लियस या फिर ये दो जो क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, ये डायरेक्टली अब कौन से स्टेज में जाएंगे? प्रोफेज 2, या प्रोफेज 2 दिखती भी नहीं है, बहुत शॉर्ट अमाउंट की रहती है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज 2 में 5 सब स्टेजेस नहीं है, प्रोफेज 2 में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है, और ये जो भी क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे अरेंज्ड हो गए। जो अब पहले ये इक्वेटर था, अब कौन सा इक्वेटर बनेगा? ये। ओके, अगर दोनों सभी केस में ये जो भी है क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अब यहां पे क्या बनेंगे? 2 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि यहां तक जो भी पेरेंट सेल थी वो कैसे थी? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है, बट अब वो कैसे होगी? हैप्लॉइड। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां का सेंट्रियोल यहां पे, यहां का सेंट्रियोल यहां पे। ठीक है, अब ये जो भी सेंट्रियोल है, इन केस ऑफ एनिमल ये जो भी सेंट्रियोल है ये रेप्लिकेट होगा, और यहां पे 2 सेंट्रियोल बनेंगे, यहां पे 2 सेंट्रियोल बनेंगे। क्यों? क्योंकि एनिमल में डिवीजन के लिए सेंट्रियोल चाहिए, प्लांट में जरूरत नहीं है। तो एनिमल में सेंट्रियोल चाहिए, तो यहां पे क्या होगा? इन साइटोकाइनेसिस देयर इज ए रेप्लिकेशन ऑफ centrioles. There is a replication of centriole in their respective pole. Okay, ये हुआ। अब इसको हैप्लॉइड सेल क्यों बोला है? क्योंकि यहां पे जो भी क्रोमोसोम थे वो इक्वली डिवाइड हुए, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेटेरोटिपिक डिवीजन। अब यहां पे ये 2 सेल जो बताए, ये 2 डॉटर सेल मियोसिस 1 के एंड के बाद, ये दोनों डॉटर सेल आइडेंटिकल रहेंगे क्या? जेनेटिकली पे दोनों आर्म एक्सचेंज हो चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रोमेटिड के आर्म हैं, ये इस पे टैग लगाया अपन ने अपन समझने के लिए। तो ये क्रोमोसोम अगर ये एक्सचेंज होता है, तो ये क्रोमोसोम पे ये जो घड़ी थी वो कौन से क्रोमोसोम पे गई? अब दूसरे क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पे पहले घड़ी थी, वो अभी यहाँ पे एक्सचेंज हुई, यहाँ का जो सेगमेंट था, यहाँ पे जो अंगूठी थी वो अभी इधर गई। मतलब दोनों का क्रोमोसोम का मटेरियल सेम है क्या? नहीं। जो पहले ये ये क्रोमोसोम पे थी वो अभी इस क्रोमोसोम पे चली गई, ये क्रोमोसोम पे जो पहले घड़ी थी तो वो अब दूसरे क्रोमोसोम पे चली गई। तो दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होगा क्या? नहीं। ओके, सो यहां पे दो जो भी यहां पे क्रोमोसोम बने हैं, या सॉरी ये यहां पे दो जो सेल बने हैं, दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। क्यों डिफरेंट रहेगा? क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम का एक्सचेंज जो प्रोफेज में हुआ था उसकी वजह से यहां पे सेगमेंट्स जो है डीएनए के अलग अलग है, जिसकी वजह से ये दो जो है क्या हो गए? जेनेटिकली डिफरेंट हो गए। ओके, सो ये हुआ मियोसिस 1 के बारे में। फोटो निकालना है तो निकाल लो। दूसरा केस, इन केस कुछ प्लांट के केस में जो पहले बताया था कि वो साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज में उतना डिफर नहीं करते, वो डायरेक्टली प्रोफेज 2 पे चले जाते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? प्रोफेज 2, इसी को क्या कहेंगे? प्रोफेज 2, जहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा और वो इक्वेटर पे अरेंज्ड हो गए। बट प्रोफेज 2 में कोई भी होमोलॉगस पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, प्रोफेज 2 में देयर इज नो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और क्रॉसिंग ओवर। ओके, प्रोफेज 2 में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और प्रोफेज 2 में कोई भी सॉरी पेयरिंग भी नहीं होगा और क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। ओके, सो जैसे यहां पे प्रोफेज 2 बताई, तो अब मियोसिस 2 की जितने भी स्टेजेस रहेंगी, मियोसिस 2 की जितनी भी स्टेजेस रहेंगी वो सभी की सभी किसकी तरह रहेंगी? लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। मियोसिस 2 की जितने भी स्टेजेस है वो माइटोसिस की तरह रहेगी। ठीक है, सो ये प्रोफेज 1 है। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे? मेटाफेज 1। अब यहां पे ओके, सो ये जो भी क्रोमोसोम है ये कहां पे अरेंज हो गए? इक्वेटर पे। अब इक्वेटर कौन सा हुआ? ये। ओके,
सो ये दो हुए सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल पे चले गए। प्रोफेज 2 में जब स्टार्ट होगा तो ये दो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एस्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो एस्टर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाएगा। सो यहाँ पे अपन ने कितने क्रोमोसोम बताए? 3। तो ये एक क्रोमोसोम हुआ, ओके, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम, छोटा वाला, और ओके। तो ये जितने भी क्रोमोसोम थे वो अभी कहाँ पे अरेंज होंगे? इक्वेटर पे। ओके, इक्वेटर पे अरेंज होने के बाद स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो जाएगा सेंट्रोमियर पे और ये अरेंजमेंट इस तरीके से दिखेगी। ठीक है। सो मेटाफेज 2 में क्या होगा? जो नॉर्मली किसी भी मेटाफेज में होता है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑन इक्वेटर। ओके, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? एनाफेज 2। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? एनाफेज 2। अब ये एनिमल सेल है तो ये साइटोकाइनेसिस पूरी तरह कंप्लीट हो सकता है। तो अपन इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, प्रोफेज 2 को, मेटाफेज 2 को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, मेटाफेज 2 को ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो तो ऐसे दिखाएंगे, अगर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले जैसे बताया था वैसे बताएंगे। ओके, दूसरा, हाँ, सो ये जो दो सेल है अपने, इसमें स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, और ये जो क्रोमोसोम है वो अब सेपरेट होंगे। ओके, ये जो क्रोमोसोम है वो अब सेपरेट होंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा? देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, हाँ, स्प्लिटिंग, क्रोमोसोम स्प्लिट होगा थ्रू सेंट्रोमियर। सो देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। और लास्ट स्टेज टीलोफेज, टीलोफेज 2, और साथ ही अपन क्या बताएंगे? साइटोकाइनेसिस 2। सो ओके, ये क्रोमोसोम यहाँ पे और ये इधर। देन उसके साथ दूसरे और क्रोमोसोम थे, ओके। सो ये हो गया। ये स्टेज आते आते न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो फिर से रीअपियर हो जाएगा। सेंट्रियोल, यहाँ पे जितने भी सेंट्रियोल थे हर रिस्पेक्टिव पोल पे वो रेप्लिकेट हो जाएंगे। अगर ये एनिमल सेल है तो, प्लांट सेल है तो सेंट्रियोल रहेंगे क्या? नहीं। सो ये जितने भी डिवीजन है उसकी डिवीजन में प्रोफेज 1, सॉरी, मियोसिस 1 को कौन सा डिवीजन बोला था? मियोसिस 1 को कौन सा डिवीजन बोला था? मियोसिस 2 को अगर ये नाम है तो मियोसिस 1 को कौन सा नाम दिया था? याद करो। डिवीजन और हेटेरोटिपिक डिवीजन। हेटेरोटिपिक क्यों? क्योंकि सेल के एंड, डिवीजन के मियोसिस 1 के एंड में जो भी दो सेल बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं रहते। रिडक्शन डिवीजन इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है। पहले डिप्लॉइड सेल थी बट मियोसिस 1 के एंड में 2 हैप्लॉइड सेल बन रही है। अब मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 की सभी स्टेजेस किसके जैसी है? इज दैट लाइक ऑफ माइटोसिस।
ठीक है। माइटोसिस में भी प्रोफेज 1 रहती है, माइटोसिस में भी मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज्ड होंगे, माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, और सेंट्रोमियर स्प्लिट होना ये किसका कैरेक्टर है, माइटोसिस का। माइटोसिस में सेंट्रोमियर हमेशा स्प्लिट होगा। ओके, मियोसिस 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ क्या, नहीं, मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। सो यहां पे जो भी क्रोमोसोम था वो इक्वली स्प्लिट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर आधे टाइप के क्रोमोसोम जा रहे हैं और इधर आधे टाइप के क्रोमोसोम जा रहे हैं, ठीक है। वो कहां पे हुआ, मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम है वो इक्वली स्प्लिट हो रहा है। ओके, मियोसिस 1 में स्प्लिटिंग हुआ क्या, नहीं। मेटाफेज 1 में स्प्लिटिंग हुआ क्या, नहीं। मेटाफेज 1 में दो होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम सेपरेट हुए, वहां पे क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ, स्प्लिटिंग नहीं। स्प्लिटिंग किस पे होगा, एनाफेज 2 में, ठीक है। सो ये सब कहां पे हो रहा है, मियोसिस 2 की एनाफेज 2। सो अब यहां पे ये चारों जो सेल्स है, जहां पे अभी न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअपियर होगा, न्यूक्लियोलस भी बनेगा और क्रोमैटिन नेटवर्क दिखने लगेगा। यहां पे चारों के चारों सेल कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। तो मियोसिस के एंड में ये जितने भी सेल है ये चारों के चारों सेल कैसे होंगे, हैप्लॉइड। सो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि मियोसिस पूरे की पूरी स्टेज में जो 4 सेल बने हैं प्रोसेस होने के बाद, वो चारों सेल कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। ओके।